नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को हमारा फिर से नमस्कार। और आज का जो हमारा विषय है दैट इज़ बजट 2023। हमारी कोशिश ये थी कि हम बहुत इमीडिएट रिएक्शन ना दें बजट पे। अक्सर बहुत लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शंस देते हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा पढ़ लिख के समझ के फिर इस पर रिएक्शन दिया जाए। और इसके लिए आज हमारे पास हैं हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट श्री विवेक कुमार जी, जिनका मोर देन 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन बैंकिंग, फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज, स्टॉक्स एंड लीगल कंसल्टेंट हैं ये। और आप खुद देखेंगे इनकी नॉलेज, और हमारी इनसे अब अक्सर फाइनेंस और बाकी सारे मैटर्स पे लगातार बातचीत होती रहेगी। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, विवेक जी, बजट 2023 का लेके आपका पहला इंप्रेशन क्या है? व्हाट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट इट? पहले तो प्रारब्ध के सारे दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। देखिए, अगर मेरे से आप बजट की बात पूछे तो बजट हमेशा से हिंदुस्तान में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और डिस्कशन का विषय रहा है। लेकिन जब हम बच्चे होते थे, जब हम छोटे होते थे, या आज मुझे 20 साल हो गए, या मैं जब अपने फादर्स को देखता था, तो बजट का सिर्फ एक ही मतलब होता था, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, क्या होने वाला है, टैक्स में क्या कटौती हुई, बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा बजट को एक आम आदमी इस विषय के आगे कभी सोचता ही नहीं था। पहली बार कुछ सालों में हमने ये देखना शुरू किया जब लोगों को समझ में आया कि बजट का सही महत्व है क्या। जैसे इस बार का बजट अगर मैं कहूँगा तो मेरे को 20 साल में या उससे पहले में मैं कहूँ, ऐसा बजट हमने कभी देखा ही नहीं। एक बजट जो कि पॉपुलिस्ट बजट ना हो के बजट, जबकि इलेक्शन अगले साल है, अगर सरकार चाहती, जो आज तक हमने देखा है सरकारें करती रही हैं, कि बजट से पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में एक ऐसा बजट प्रेजेंट करती थी कि लोग इंस्पायर हो जाए वोट देने के लिए। लेकिन इस बार जो हमारी माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट दिया है, उसमें उन्होंने उसको पॉपुलिस्ट ना बना के एक ऐसा बजट बनाया है जिसको मैं अपने अगर फाइनेंशियल भाषा में कहूँगा तो एक बाहुबली बजट है। बजट जो कि हमें सिर्फ ये नहीं दिखा रहा कि आज हमें करना क्या है, बट आगे का एक रोड मैप सेट कर रहा है। एक रोड मैप जिसके बेसिस पे अब इस देश को आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। और पॉपुलिस्ट बजट ना होके एक ग्रोथ बजट है टोटली है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बेहतरीन बजट है देश के लिहाज से और हम सब एज अ जनता के लिहाज से। तो भारत के लिए एक बाहुबली बजट दिया गया है, जिसमें अब उसके निटिग्रिटीज़ पे हम आएंगे। जिस बाहुबली बजट आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा क्या, इसलिए आप कह रहे हैं विच विल फाउंड दी बेसिस, विच विल मतलब वो एक फाउंडेशन बना रहा है सो दैट हमारा भविष्य में भारत के ग्रोथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसको ये पूरा करता है क्या? ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? संदीप जी, यूजुअली क्या होता था कि जब भी इस तरह का बजट आता है, जब तक सरकारें आती थी, तो एक फिस्कल डेफिसिट जो हमारा होता है उस पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होता है। जैसे इस बार भी जितने भी इकोनॉमिक सर्वे आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि फिस्कल डेफिसिट शायद 6.4 तक चला जाएगा। बट जिस हिसाब से मैडम ने उसको कंट्रोल करके सिर्फ 5.9 तक रखा, और कैपेसिटी एक्सपेंशन, हर किसी को लग रहा था कि शायद डिफेंस पे काम होगा और डिफेंस की ही बातें हो रही थी, जबकि सबसे बड़ा मुद्दा जो उन्होंने इस बार उठाया है वो है हमारा कैपिटल एक्सपेंशन। 10 लाख करोड़, कोई सोच ही नहीं सकता था कि इस लेवल तक हम लोग जाएंगे। दूसरा मुद्दा सबसे जरूरी तो था रेलवे। कितने साल हो गए सर, 2013-14 के बाद से किसी ने शायद रेलवे के बारे में सोचा ही नहीं। आज रेलवे को जिस हिसाब से आवंटन दिया गया है, जो हम आने वाला फ्यूचर देख रहे हैं, जिस हिसाब से हम इंटरनेशनल टूरिज्म की बजाय अपने देश की बात कर रहे हैं कि भारत देखो, बट भारत देखो कि सबसे पहली जरूरत यह है कि लोग पहुंचे तो सही। वंदे भारत जैसी ट्रेन्स, इसके अलावा जो स्टेशंस कुछ एरिया कैसे डेवलप हो चुके हैं अगर आप देश में जाएं, जो कि आज पहचान में नहीं आते। इतने बेहतर हो रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान ने उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा है, उनके साथ मिल के जिस तरीके से वर्किंग चल रही है, और रेलवे पे जिस तरह का फोकस दिख रहा है और रेवेन्यू दिख रहा है, वो काबिले तारीफ है। इसमें मैं और कुछ नहीं कह सकता। और तो सबसे मेन बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा पुश है। और ऑफ कोर्स जैसे एक बार गडकरी जी का ये कहना था कि भारत की पॉपुलेशन जिस लिहाज से बढ़ रही है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमको हर 20 साल में उतनी ही रोड्स दोबारा बनानी पड़ेंगी। तो जैसा आपने बताया कि रेलवे, तो रेलवे को अलग से एक बजट जैसे पहले प्रस्तुत किया जाता था डिफरेंट रेल मिनिस्टर्स के द्वारा, उसकी बजाय फाइनेंस मिनिस्टर वो एक कंबाइन हो चुका है। ये पिछले कुछ सालों से प्रैक्टिस चल रही है।
तो रेलवे को भी ट्रांसपोर्टेशन का एक मेजर हिस्सा, मेजर पार्ट माना गया है, और ट्रांसपोर्टेशन के साथ उसको बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। प्लस जैसे एक बड़ी बात होती है हमारी इकोनॉमी, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ग्रोथ तब होगी जब हम उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा। तो उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए वन ऑफ द चीपेस्ट मेथड इज़ रेलवे। तो उसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, जिसपे सिर्फ जैसे हम लोग बचपन में कभी फाटक, अब तो आजकल खैर मैक्सिमम जो रेलवे फाटक होते हैं, जो रेलवे क्रॉसिंग्स होती हैं, उस पर तो फ्लाईओवर्स बन चुके हैं। पर हम लोग जब, जैसे मुझे याद है लखनऊ से गोरखपुर जाते थे तो बहुत 3-4 रेलवे फाटक पड़ते थे, तो कभी कभार मालगाड़ी गुजरती थी तो ये लगता था अच्छा बैठ के अब डिब्बे गिनेंगे मज़ा आएगा। तो कभी 90 डिब्बे गिन रहे हैं, कभी 100 डिब्बे, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी धीरे होती थी कि हम वो एक एक डिब्बा गिन सकते थे। बाकी पैसेंजर ट्रेन को तो नहीं गिन सकते थे, बहुत तेज़ी से निकलता था। पॉइंट इसकी, लेकिन अब मालगाड़ियों को भी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स दिए जा रहे हैं ताकि वो बहुत तेज़ी से, स्पीड से, जो सामान 5 दिन में कहीं पहुंचता था अब वो 2 दिन में, 3 दिन में पहुंचे, वो विद रिड्यूस कॉस्ट। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया को भी एक बहुत बड़ा पुश है। संदीप जी, मैं इसमें एक ऐड करूंगा कि किसी भी देश की ग्रोथ के लिए अगर आप मेजर 2 पिलर्स देखिए, आज से पहले अगर हम कुछ विकसित देशों की बात करें, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, हांगकांग हो, चाइना हो, चाइना 1981 में भारत और चाइना की ग्रोथ करीब करीब बराबर थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चाइना हमसे इतना आगे निकल गया और हम कहीं ना कहीं वहीं रुक गए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो यहाँ पे दिखती है वो ये था कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग थी, हम दोनों की पॉपुलेशन बराबर है जी ऑलमोस्ट, और लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, जिसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो हमारे पास कम हो, एक्सेप्ट कि शायद हमारे पास कुछ रिफॉर्म्स की कमी थी जो पिछले 5-7 सालों में हमने देख रहे हैं और शायद आने वाले समय में और देखेंगे कि जिस तरीके के रिफॉर्म्स दिख रहे हैं, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को उस लेवल पे ले आए, जो पिछले बजट में बात हुई थी पीएलआई स्कीम्स की, उस पीएलआई स्कीम्स ने, जहां भारत सिर्फ, आज अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो भारत सिर्फ एक फार्मा हब बन के रह गया था। ठीक है, फार्मा में हमने बहुत ग्रोथ करी, बहुत एक्सपोर्ट किया, आईटी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सर्विसेज का जरिया बन गया था, लेकिन सर्विसेज के अलावा इकोनॉमी ग्रोथ के लिए पीएलआई जैसी स्कीम्स, जिसकी वजह से आज हम मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में एक अव्वल दर्जे पे आ चुके हैं। आज कंपनीज खुद आ रही हैं, ऑटो इंडस्ट्री हमारा कोई मुकाबला ही नहीं कर पा रहा देश में, और कंजम्पशन एक दूसरा सिलेंडर है सर। अगर खाना बनना है तो कंजम्पशन, जैसे आपने कहा सर, अगर हम कंजम्पशन की बात करें और कंजम्पशन के बेसिस पे ही चलें तो किसी भी देश को चलाने के लिए कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग, कई देशों, विकसित देशों के पास मैन्युफैक्चरिंग थी, कंजम्पशन नहीं था। भारत इकलौता ऐसा देश है सर जहां हमारी खपत और पूरी तरीके से, अगर हम अपनी ही खपत पे ध्यान दें तो हम कुछ का कुछ कर दें, और इसी पे ही शायद हमारे जो भी कैपेसिटी एक्सपेंशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट, जो अमृत काल की हम बात करते हैं कि जो अगले 25 साल अमृत काल के हमारे सुनहरे होंगे, उसकी नींव है सर ये बजट। सही। आपने सर 2-3 बातें कही। फार्मा हब, भारत एक बहुत बड़ा फार्मा हब है, पर मैं चूँकि इसमें क्या, फार्मासिटी जो हम दवाएं खाते हैं उसकी भी एक रॉ मटेरियल होती है, उसके भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिनके मिक्सचर से बहुत सारी अलग अलग दवाएं बनती हैं जी। उन रॉ मटेरियल को एपीआईज बोला जाता है। 90% ऑफ दीज एपीआईज 3-4 साल पहले तक चाइना में बनती थी। आप पूरी तरह डिपेंड, यहाँ की पूरी फार्मा इंडस्ट्री जो कि पूरे कई देशों को R&D यहाँ होती है, उसके फॉर्मुलेशंस यहाँ तय होते हैं, लेकिन उसकी जो रॉ मटेरियल है वो चाइना में बन रही है, और रॉ मटेरियल यहाँ आ रहा है और आप उससे कॉम्बिनेशन को बनाकर फिर आप दवाएं बना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी थी। पीएलआई स्कीम्स के थ्रू एपीआई बनाने वाली कई फार्मा कंपनीज को जो है पुश दिया गया। ऑटो इंडस्ट्री की बात की आपने, बीच में आप सबका पर्सनल अनुभव भी रहा होगा कि देश तैयार है गाड़ियां खरीदने के लिए, लेकिन डिलीवरी नहीं हो रही। 6 महीना, एक साल और पता नहीं कितने कितने दिनों की डिलीवरी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि गाड़ियां तैयार बन के खड़ी हैं, लेकिन उसके अंदर जो सेमीकंडक्टर चिप्स है वो चाइना से आने हैं, वो 100% वही बना रहे हैं, हम रत्ती भर नहीं बनाते थे। तो उसकी वजह से पूरा माल यहाँ पड़ा हुआ है, ऑटो इंडस्ट्री डिलीवरी नहीं कर पा रही, कंज्यूमर परेशान है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट विच वॉज नॉट सपोज टू बी पार्ट ऑफ द ऑटो इंडस्ट्री, बट वो एक सेमीकंडक्टर्स हैं, आज की डेट में सब जगह यूज़ होते हैं। अगेन चाइना, ताइवान, पूरी सप्लाई चेन ध्वस्त, आपका मार्केट ठप, आप सब कुछ बना के भी सिर्फ एक कंपोनेंट की वजह से। बट पीएलआई स्कीम्स की वजह से सेमीकंडक्टर भी अब भारत में बनने लगेंगे,
वेदांता ग्रुप ने 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेट, टाटा ग्रुप ने भी ऑलमोस्ट, लेकिन अभी उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल पॉइंट है कि वो आएगा, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द बजट। खैर, मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन की बात की, मुझे याद है बचपन में कि शुगर जो है, भारत चीनी का कटोरा कहा जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन शुगर का यही होता है, लेकिन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत नहीं था, क्योंकि सारा कंजम्पशन यही हो जाता। खैर, एनी विच वेज, सो अब जब हम बजट पे आते हैं, कैपेक्स की तो बात हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, कुछ और आपको इसमें क्या दिख रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा और किन चीज़ों पर फोकस है? एक मिडिल क्लास पे जो हमारा टैक्स रिजीम है, हम उस पर अभी थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन अब हम बेसिक बात कर लें। जैसे अभी आप कह रहे थे डिजिटल लाइब्रेरीज हैं या नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, भारत देखो कि आपने देखिए, तो इस पे ये तो बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। संदीप जी, जो हम लोग की पहले भी बात हो रही थी, उसी से रिलेटेड मैं बात करूंगा कि बजट में बड़ा क्या है, वो तो सारी अखबारों में, सारे न्यूज़ चैनल्स पे दिखाई देता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बजट के साथ ये होती है जो शायद इमीडिएट आपको ना दिखाई दे, जिसको हम रिएक्शन ना कह के एक बजट का रिस्पॉन्स कहेंगे, कि बजट में बहुत सारी ऐसी चीज़ों की नींव रखी गई है, जो कि जैसे कि एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हमारी वित्त मंत्री जी ने दिया कि डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी। अब बहुत सारे लोग हैं आज की जनरेशन में, कोविड के बाद से भी हमने देखा है कि फिजिकली लोग नहीं जा पाते, या आज लाइब्रेरीज का प्रचलन उतना नहीं रहा है, डिजिटल मीडिया का युग है लोग, तो एक डिजिटल लाइब्रेरी जो वो आज की डेट में, और जिसमें उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम की भी बात करी है, एक ज्योग्राफी को लेके उन्होंने बात करी है कि लोगों को पता तो चले कि देश में है क्या। अब अगर आप इसको एक जिसको हम कनेक्टिंग द डॉट्स कहेंगे, कि अगर आप इसको जोड़ के देखें, तो जब आपको ज्योग्राफी में पता चलेगा कि आपको देश में देखने को है क्या, तब आप रेलवे में चढ़ के जाके भारत देखो करोगे। तो पहले कनेक्टिंग डॉट्स तो देखिए आपकी क्या है, पहले हमें पता तो होना चाहिए कि हमें देखना क्या है। आज हम मूवी देखने जाते हैं, पहले हम रिव्यू देखते हैं, हमें पता ही नहीं है कि भारत में क्या क्या मौजूद। जी, सही बात। भारत बस कहाँ रहा है, तो हम जब तक भारत को देखेंगे नहीं। आपने कहा फाटक का, आपने बहुत बेहतरीन एक एग्जाम्पल दिया, तो कभी कभी क्या होता था, आप अपने शहर के बाहर जाओ, फाटक पे रुको, तो बचपन में क्या होता था, गाड़ी बहुत देर से आएगी, हम गाड़ी से उतर के टहलने चले जाते थे, खेतों में चले जाते थे। आज कितने कितने बच्चे जिन्होंने खेत देखे होंगे। तो डिजिटल लाइब्रेरी जैसी चीज़ है। इसके अलावा जो वित्त मंत्री जी ने जो एक सौगात और दी है, वो है नर्सिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा, पिछले कई सालों में हमने देखा कि मेडिकल कॉलेजेस तो बहुत खुले हैं, और यहाँ की एक बहुत बड़ी नर्सिंग जो महिलाएं हैं, क्योंकि शायद वो स्केल नहीं मिल रहा था उन्हें, वो यहाँ से देश छोड़ के बाहर चली जाती है, मिडिल ईस्ट में ज़्यादा, मिडिल ईस्ट में, बाहर के पश्चिमी देशों में। तो वो एक कमी है, जिस कमी को जब अगर हम स्किल्स देंगे, अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल, और स्किल्स पे बहुत बड़ा फोकस रहा है, अगर आप ध्यान दें तो स्किल्स पे एक बहुत बड़ा, स्पोर्ट्स में, जिसमें कि अगर मैं आज से हम और आप अपने बचपन की बात करें, तो स्पोर्ट्स के नाम पे क्रिकेटर्स को भी शायद 83 की मैं एक मूवी देख रहा था कपिल देव जी की, उस समय एक जो है ये दिखाया गया था कि रिश्ता टूट गया था क्योंकि वो इंजीनियर और डॉक्टर नहीं थे। और क्रिकेट को शायद आज ये देश का भगवान माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा क्रिकेट जैसे एक स्पोर्ट्स ने कितने एवेन्यूज जॉब्स के खोल दी। ट्रू। आज आईपीएल होता है, आईपीएल के अलावा वुमेन्स क्रिकेट होता है, और सिर्फ क्रिकेट के प्लेयर्स की बात नहीं करता मैं, उसके अलावा इंडस्ट्री ऐसा कितना बड़ा स्पोर्ट्स, लीगल, फिजियो, कितनी बड़ी एक इंडस्ट्री क्रिएटेड है। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग। हम जिस शहर में बैठे अभी वहीं पे हमने एक बहुत बड़ा एक मैच देखा, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच हुआ। तो ये जो चीजें हैं, ये एक बहुत लंबे समय तक दिखेगी सर, जिस चीज पे हमें फोकस करना है। इसके अलावा महिलाओं के लिए हर बार हर समय मैंने देखा है कि इस बजट में सरकार का पूरा उद्देश्य ये है कि महिलाओं पे फोकस करो, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जो एक पहला लक्ष्य था कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, पूरी तरीके से उस पर कोशिश की जा रही है। इसी में कुछ पॉइंट्स जैसे हमने आपको और बताए थे कि कुछ उनके लिए कुछ स्कीम्स, डिपॉजिट्स वगैरह, बट उस पर हम बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। बट जी, अभी जैसे आपने नर्सिंग की बात की, तो अभी जैसे पोस्ट कोविड और हमेशा से ना एक मेजरली इकोनॉमिक्स का मैंने सुना कि हेल्थ पे खर्चा होना चाहिए, हेल्थ पे खर्चा होना चाहिए। ओके फाइन, यस, हेल्थ पे खर्चा होना चाहिए। कोविड के समय हमने ये देखा कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वीक था, और हम उसके बावजूद कैसे हम सर्वाइव कर ले गए। पर फॉर फ्यूचर तो हमें वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही है। जैसे यूपी में, अभी हम यूपी में बैठे हैं, ऑफ कोर्स लखनऊ में बैठे हैं, तो योगी जी ने जो है हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा कर रखी है, और अगले 3-4 साल में ये पूरा अचीव होने जा रहा है। पिछले 3-4 साल, पिछले 5 साल के कार्यकाल में 35 नए मेडिकल कॉलेज खुले। अब उस मेडिकल कॉलेज को प्रॉपरली रन करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स तो चाहिए, बट नंबर ऑफ डॉक्टर्स हमारे कम होते हैं, पर नर्सिंग स्टाफ ज़्यादा होता है।
इट्स ऑलमोस्ट 1 to 10। Absolutely, बिल्कुल, 10 नर्सिंग बिल्कुल। स्टाफ चाहिए होगा, तो वो अपने आप में एक बड़ा सेगमेंट है। नर्सिंग, अच्छा जाहिर सी बात है कि आपने नर्सों को ट्रेन तो कर दिया, तो आप जो कनेक्टिंग द डॉट्स की बात कर रहे हैं, आपने हॉस्पिटल तो बना दिए लेकिन आपके पास स्टाफ नहीं है वहाँ काम करने वाला। बिल्कुल। तो आपको वो ट्रेनिंग भी तो प्रोवाइड करनी है कि समबडी इज देयर टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स, या जो भी एक बेसिक फंक्शनिंग होती है। प्लस यही नर्सिंग स्टाफ आज की डेट में घर पे ही जाके लोगों को जो है बहुत सारी सहूलियतें देता अपना। हमारे यहाँ बहुत सारी आजकल सैंपल्स, जो टेस्ट सैंपल्स कलेक्ट होते हैं वो घर पे आके सैंपल कलेक्ट होते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है, ऑनलाइन का है। तो नर्सिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं एवेन्यू है, जो कि विन विन फॉर ऑल है। कुछ लोग जो स्किल्स लेना चाहते हैं उनको काम मिलेगा, पैसा कमाएंगे, अर्निंग करेंगे। प्लस जो घर पे बैठा हुआ है, बूढ़े हैं, कोई भी है, पेशेंट्स हैं, उनको एक बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सर्विंग पीपल बढ़ेंगे। एक आपने भारत देखो, एक संदीप जी, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बहुत एक इंग्लिश का कोट है कि इफ़ यू वांट टू फीड अ पर्सन यू कैन गिव देम अ फिश, बट इफ यू रियली वांट टू फीड हिम फॉर हिज लाइफ ट्रेन हिम हाउ टू कैच अ फिश। तो जब कैच अ फिश की बात होती है तो देखिए, आप जब भी हम लोग एक जनरल एक परसेप्शन होता है जनता का, या कई बार अपने वाद विवाद में बातें होती हैं पॉलिटिकल ग्रुप्स में कि निचले तबके को क्या मिला। देखिए, आप अगर उसको ट्रेन कर रहे हैं, आप उसको एक स्किल सिखा रहे हैं, आप उसको जीवन यापन के लिए पूरा एक ऐसा कुछ सिखा के जा रहे हैं जिससे वो चलता रहेगा। और ये इकोसिस्टम है सर, ये एक दिन में नहीं डेवलप होता। इकोसिस्टम में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर सकते हैं। हम लोग बहुत इस पे चर्चाएं होती है, डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी डिस्पैरिटी ऑफ इनकम है, हमारी कंसंट्रेटेड इनकम है, लेकिन वो इनकम के अलावा नॉलेज तो हर लेवल पे जा सकती है। तो शायद इस बजट में वो नॉलेज को भेजने की एक बहुत बड़ा एक जो है एक ज्ञान स्रोत बन रहा है कि हम पहले पहुंचाए तो सही वो वहां तक, लोगों को वो अवेयर करें, लोगों को स्किल सेट करें, उनको और नॉलेज बेस उनका बढ़े, ताकि वो अपने स्किल्स का और बाकी रिमेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो आसपास है उसका फायदा उठा के अपना जीवन यापन कर सके और मछली पकड़ना सीख ले। बहुत बढ़िया सर ये। और जैसे आपने एक भारत देखो की बात की जी, तो मुझे याद है आपसे बातचीत हो रही थी, तो एक ही इंटरनल टूरिज्म हो गया, ठीक है। तो एक अभी हमने देखा है कि कश्मीर हमारा एक बहुत खूबसूरत प्रदेश है भारत का, जन्नत है, तो यही है, जन्नत ना कहें, वो बहुत ही खैर वो ज़्यादा फेमस हो गया है, पर वो जगह घूमने ये इस साल जम्मू कश्मीर में जो डोमेस्टिक टूरिस्ट थे उसका हाईएस्ट फुटफॉल था जी। तो उसको और बेहतर बनाने के लिए, दुनिया को भी प्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे एक शायद कश्मीर में 45,000 का एक एडिशनल पैकेज जो है अनाउंस किया है वित्त मंत्री जी ने। अब सेफ हो गया है तो भाई अब सिक्योर बना के अब फिर वहाँ पे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट पीपल कैन गो अराउंड। इवन शायद पीएम का ये भी है कि दावोस जैसा जो वर्ल्ड इवेंट है वो भी वहाँ पे किया। होपफुली मुझे लगता है G20 का भी कोई ना कोई समिट वहाँ पे होगा ही होगा। एक आपने बात की कि जो लोग यहाँ से इंडिया वाले बाहर घूमने जाते हैं, अक्सर मैंने देखा, ये हमारा पुराना अनुभव था कि कई लोग अपने इनकम टैक्स रिटर्न तो 3 लाख 5 लाख ही दिखाते थे, हार्डली बहुत मैक्सिमम हुआ तो 7-8 लाख दिखा दिया। लेकिन उनके फेसबुक पे ये दिखता था, ये 5-6 साल पहले की बात है, कि वो अपना जो है यूरोप घूम रहे हैं पूरे परिवार के साथ में और 7-8-10 लाख तो वहीं खर्चा करके आ जा रहे हैं एक ही ट्रिप पे। तो ये जो सर पैरिटी थी, ये डिस्पैरिटी थी, इसको भी क्या मीट आउट करने की कोशिश की जा रही है सो दैट पीपल की जो इनकम है वही उनके एक्सपेंडिचर में दिखे, या जितना एक्सपेंडिचर है कम से कम उतनी इनकम तो दिखे। संदीप जी, इस आपके वाक्य ने एक नया पूरा एक, जिसको मैं कहूँगा कि भारत में जो पहले हम एक ब्रेन ड्रेन देखते थे कि लोग पढ़ने जाते थे और वहाँ बस जाते थे, पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि यहाँ के, जिनको हमारी भाषा में एक अल्ट्रा एचएनआईज कहते हैं, या जो बहुत ही, जो लोग जिनके पास हर तरह की है, या एचएनआईज हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, या जो बहुत ही जिनके पास पैसा और सम्मान है, बट वो ये देश छोड़ के जाते थे क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें टैक्सेशन में ये चीज़ें दिखती थी। शायद मैं ये तो नहीं कहूँगा कि क्या आगे होगा, लेकिन आज की डेट में जो एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया, जो आपने जिसको कहा कि लोग बाहर घूमने जाते थे लेकिन शायद इनकम टैक्स और रिटर्न्स में वो नहीं दिखता था, तो अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो एक स्टेप उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग बाहर जाएंगे एक टीसीएस कटेगा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स,
जो आप जेन्युइन है तो वो एज अ टीडीएस आप रिफंड ले लीजिए, बट अगर आप बाहर रेमिट कर रहे हैं, एलआरएस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका एक प्रोविजनिंग इंडिया में आपको पहले से टीसीएस के रूप में देना पड़ेगा। गुड। तो कम से कम हमें ये तो एक, आप जाइए कंजम्पशन बढ़ाइए अपने देश का, बाहर का फॉरेन रिजर्व जो भी करिए, लेकिन एक ओवरऑल एक ये पहला स्टेप जो है बहुत अच्छा बनाया गया है कि उस रेमिटेंस के लिए पहले से एक टीसीएस कटेगा। ओके, जिसको भी बाहर जाना हो उसको अपना एक बेसिक वे क्या कि कहीं बाहर के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी है प्रोसेस। हाँ। वीज़ा की बात रही तो सर अब लखनऊ वालों के लिए खुशखबरी, लखनऊ में भी एक ग्लोबल वीज़ा सेंटर खुल गया है। बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए लखनऊ में बैठे बैठे अपने वीज़ा एप्लीकेशन यहीं से कर सकते हैं। खैर, एक अब जैसे इसमें हमारी बात हो गई सर, बाकी सबकी तो हो गई। सबसे मेन बात जो एक होती है कि मिडिल एक नया टैक्स रेजीम आया है कि जो बहुत चर्चा में रहा कि 7 लाख की इनकम तक के लिए कोई टैक्स नहीं। फिर कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, एक टैक्स रेजीम है कि 0 से 3 लाख तक के लिए कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 के लिए ये परसेंटेज है, 5% है, 6 से 9 के लिए है, 9 से 12, 12 से 15 समथिंग। इसका क्या है सर, व्हाट इज दिस? वो ये कंफ्यूजन है या क्लैरिटी? नहीं संदीप जी, देखिए हमारा देश हमेशा से एक बचत देश जिसमें बचत और सेविंग्स पे बहुत फोकस रहा। राइट। और हम लोग हमेशा से एक बचत देश की तरह चले हैं और हमने बहुत कुछ कोशिश करी है। इसी के लिए जब इनकम टैक्स जो एक डायरेक्ट टैक्स की तरह प्रोविजनिंग करी गई थी, तो उसमें लोगों को जागरूक करने के लिए उसमें बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए थे, बहुत सारे सेक्शंस दिए गए थे कि अगर आप जो है उन सेक्शंस के अनुरूप आप कुछ चाहते हैं तो आप एक एग्जेम्पशन ले सकते हैं, जिसको आम लोगों की भाषा में 80C, फिर 80D आया, फिर 80CCD में NPS आया। 80C बेसिकली ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि उसमें आपका होम लोन आ जाता है और होम लोन का जो आपका प्रिंसिपल होता है, इसके अलावा आपके बच्चों की पढ़ाई का जो भी पैसा है, या आप इंश्योरेंस करते हैं, PPF करते हैं, या कुछ म्यूचुअल फंड में कुछ स्कीम्स हैं, इस तरह की कुछ स्कीम्स के तहत वो चलता था। उसके बाद उसमें प्रोविजन। लेकिन देखिए हर एक स्टेज पे रिफॉर्म ज़रूरी है। आज हम शायद लैंडलाइन नहीं यूज़ करते हैं, आज हम जो है मोबाइल यूज़ करते हैं, आज मोबाइल यूज़ करते हैं या लैंडलाइन बहुत कम यूज़ करते हैं, या अगर हमें आज बात करनी है तो हम और आप डिजिटली बात करें, जो शायद पहले पॉसिबल नहीं। उसी तरीके से टैक्सेशन में और उसके एक्ट में भी रिफॉर्म्स चाहिए। तो पिछले कुछ वर्षों पहले एक प्रोविज़न वित्त मंत्री जी लाई थी जिसमें उन्होंने 2 प्रोविज़न लोगों को दिए थे, एक ओल्ड रेजिम, एक न्यू रेजिम। आप ओल्ड रेजिम में जिसमें डिडक्शंस लेना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं से टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे अगर मैं फिर बजट पे जाऊं तो एक समय पे बजट भाषण बहुत लंबा होता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज उसमें जुड़े होते थे जिसमें आज वो जीएसटी काउंसिल के पास चले गए। तो अब जो मेन फोकस है वो ग्रोथ और टैक्स सिंप्लीफिकेशन है, बल्कि आई वुड लाइक टू कॉल इट कि जो प्लगिंग इन लूप्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारे लीकेजेस है सिस्टम में। सर, किसी भी कंट्री की ग्रोथ में टैक्सेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब हम फिस्कल डेफिसिट को कम करने की बात करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट में रेवेन्यूज तभी आएंगे जब प्रॉपर टैक्सेशन होगा। तो और हो सकता है कि आप और मैं एक समझ पे कहें कि हमें बचत करनी है, बट एक जना जिसने जॉब शुरू करी है या वो चाहता है कि वो उसके कुछ अपनी ख्वाहिशें हैं, वो उसे कंजम्पशन में यूज करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं हम उसे प्रेशर देते थे कि नहीं भैया आप इसके थ्रू आपको सेव करना पड़ेगा। तो उस चीज को करने के लिए उन्होंने एक प्रोविजन बनाया था जिसमें पहले 5 लाख तक की लिमिट पे एक ओल्ड रेजिम था और एक न्यू रेजिम था। सही। अब इस बजट में उन्होंने न्यू रेजिम को ही मेन रेजिम कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुराना रेजिम खत्म हो गया है। जो चाहे, जिसको लगता है कि उसमें बेनिफिशियल है, या आपके पास कुछ ऐसे कंपलसरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिनके पास कुछ कंपलसरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें आपको हर साल देना ही देना, हाँ, लेकिन आपको एक बार दोनों का कंपैरिजन करना जरूरी है कि आपको बेनिफिट किसमें है। बेनिफिट देखिए, 7 लाख तक की आपकी अब टैक्सेबल इनकम, इट इज नॉट द इनकम दैट यू अर्न, बट आपकी जो टैक्सेबल इनकम बनेगी वो टैक्स फ्री है। उसमें एक रिबेट होती है जिसका सेक्शन होता है सेक्शन 87A, उसमें आपको इसकी रिबेट मिलेगी। ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपकी 7 लाख से कम है तो नहीं मिलेगा। अब इस पे हम बहुत सारी चर्चाएं हर न्यूज़ चैनल पे चलती हैं कि क्या सही है गलत है, बट मैं यहाँ कहूँगा कि आप अपने एक प्रॉपर जो भी आपका टैक्स एडवाइजर है या एक प्रॉपर जो कंसल्टेंट है उससे मिलिए, उससे बात करिए और उस पर अधिक जानकारी लीजिए। लेकिन इसमें मैं कुछ एक ऐड करना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी चीज़ और हुई है, जो कि है कि जो हमारे कुछ लोग थे जिनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा थी, तो उनका सरचार्ज काफ़ी कम कर दिया है सरकार ने। उनका 10% के आसपास सरचार्ज कम कर दिया। तो एक इनकम का सोर्स वहां से बहुत बढ़ता है। फिर हम एक कंजम्पशन की तरफ ही जा रहे हैं। सरकार का फोकस है कि जितना ज़्यादा हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे
देश और हम दोनों ही तरक्की कर पाएंगे। ओके, बढ़िया सर। ये न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपने एक डिफरेंस बताया कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स बेनिफिट ज़्यादा ले सकते थे, पर न्यू टैक्स रिजीम में अगर मैं वो टैक्स बेनिफिट ना लेकर वो अपना पैसा कहीं और भी खर्च करना चाहूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने मेरी कोई हैं जिनकी 8-9 लाख या 10 लाख की इनकम है, चूँकि कई सारे सरकारी अधिकारी भी आजकल में अच्छी तनख्वाहें पाते हैं, 1 लाख रुपये महीना पाते हैं, तो उनका 12 लाख का एक मोटा मोटी या 10 लाख इन हैंड आ रहा है। तो अगर वो अपने बच्चों के लिए अगर इस प्रकार की जैसे सेविंग करके या एक जैसे उनको ही एक स्टार्टअप फंड देना चाहे, जैसे कि आज का बूटस्ट्रैप होता है कि कोई बच्चा आज की डेट में कॉलेज से ही निकला, उसको अब कुछ आइडिया आ गया तो उसको काम करने की इच्छा है। आज की डेट में इतना डायनामिक माहौल है कि आप लगातार पढ़ते नहीं रख सकते हैं, आपको इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। तो कई लोग आजकल स्टार्टअप मोड में है, शार्क टैंक चल रहा है, बहुत हिट हो गया है शो। तो हो सकता है कि पिताजी ही कहें कि यार मुझे ना अपने बच्चों की कंपनी खोलनी है, तो लेकिन वो उनको क्या मजबूरी में वो टैक्स सेविंग में पैसा डालना पड़ रहा है, तो वो उसको खोल भी नहीं सकते क्योंकि 5 साल के लॉक इन में है, एफडी में पड़ा हुआ है 3 साल। तो उनके लिए भी कि नए साल से वो उसमें पैसे न डाल के वो अपना एक गुल्लक बना लिया, उसमें पैसे इकट्ठा करके अपने बच्चों को दे दिया कि जा भी अपनी तो कंपनी खोल ले, काइंड ऑफ इस तरह। तो क्या ये भी एक देखिए ये भी एक हो सकता है कि आप कंजम्पशन प्लस कंजम्पशन कि भाई आपको बाहर घूमने जाना है, आपको कुछ भी करना है, यू वांट टू बाई समथिंग, यू वांट टू बाई अ बेटर कार, यू वांट टू इम्प्रूव ऑन योर लाइफ स्टैंडर्ड्स, प्लीज गो अहेड, डू इट, यू हैव द मनी इन योर पॉकेट, जो मर्जी करना है करो। ज़रूरी नहीं कि ज़बरदस्ती टैक्स सेविंग के नाम पे सरकार को या किसी न किसी स्कीम में देके जाओ। देखिए संदीप भाई, अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि जब आप या मैं अपनी पिछली जनरेशन की, अपने पिताजी की जनरेशन की किसी की बात करूं, तो पहले एक हायरार्की होती थी कि तब फिल्में भी शायद ऐसी बनती थी, रोटी कपड़ा मकान। पहले वो ज़रूरतें थी हमारी और शायद वो थी। अब वो ज़रूरतें दिन पर दिन एक मिडिल क्लास के लिए कुछ कम हो रही है या अभी भी कुछ जनवनी है जिसपे हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग चल रही है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि चाहे वो किसी भी स्वरूप में वो पैसा बच रहा है, वो आपकी इच्छा है, आप उसको बचत करना चाहे। बचत के एवेन्यू के लिए सरकार आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही कि अगर आपको जरूरी नहीं है कि आपको अगर बचाना है तो आपको इंश्योरेंस ही लेना होगा। आपकी इच्छा है, आपको बिजनेस लगता है, आपको लगता है मेरा बिजनेस उससे बेहतर चल सकता है, आप बिजनेस करिए। आप बच्चों की एजुकेशन में वो पैसा और इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप वहां कर सकते हैं। आप स्किल में अपनी स्किल, जो कि आज की डेट में हमें लगता है कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, आपको अपनी स्किल पे भी काफी पैसा चाहिए होता है। बट कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस है और मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस में एक रिबेट मिलती है 25,000, शायद मैं उतनी नहीं लेना चाहता, लेकिन टैक्स के लिए मैं 25,000 की इंश्योरेंस खरीदता हूँ। या कई लोगों को इस केस में जो है बहुत ज्यादा आपके इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो बेनिफिशियल नहीं होते, सही, वो सिर्फ बचत के लिए उसको लेते थे। तो सरकार अब आपको एक ऑप्शन दे रही है, आपकी इच्छा है, आप जैसा चाहे पहने। जैसे कुछ लोग आजकल यूट्यूबर हो गए हैं, तो उनके लिए एक बेसिक कम से कम एक लाइट चाहिए या एक फ़ोन चाहिए, एक माइक चाहिए, कुछ चाहिए, तो 1 लाख रुपए में वो आसानी से खरीद सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सेविंग्स कि उन्होंने नई टैक्स रेजिम अपना के वो अपना 1 लाख रुपये बचा लिया, अपने लिए उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल में डाल दिया, कंटेंट क्रिएशन में डाल दिया, कहीं भी डाल दिया। तो मोटा मोटी मेरे ख्याल से सारी कई सारे और बजट पे हमारे डिस्कशंस हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर है, API PLI है, फिर छोटे छोटे स्किल्स को नर्सिंग को लेके, हेल्थ में और कई जगह पे, और कहीं कटौती नहीं दिख रही, हर जगह एक बड़ा पुश दिख रहा है। और जैसे हुआ क्या था कि 1991 में नरसिम्हा राव जी ने जो लिबरलाइजेशन किया था, उसका असर अगले 10 साल में भारत ने देखा और आज हम उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो आई थिंक सिमिलर, और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और हाईवेज़ की स्कीम लेके आए थे, उसका असर हमने 10 साल बाद देखा। फिर बाद में हाईवेज़ एंजॉय करने लगे और उसके बाद एक्सप्रेसवेज पर आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये बजट एक नए भारत को, जो अमृतकाल जैसा कि मोदी जी कहते हैं, तो एक डेवलप्ड नेशन के लिए ये एक उसकी नींव है। और हम जिस तरीके से प्रगति पे चल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस बजट में ऐसी कोई गुंजाइश थी। और 91 की जैसे हमने बात करी कि जब लिबरलाइजेशन खुला था या डोर खोले थे, अब ज़रूरत यह है कि हम उसे पूरे फोकस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन पे हमें एक थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ग्रास रूट लेवल पे, क्योंकि स्टेट और जब हम नेशन की जब बात करते हैं वो हर लेवल्स पे बजट का एलोकेशन होता है। अब इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा जिस पे वर्केबल करना पड़ेगा। और
मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर बजट इस स्टेज पे कोई आ सकता। चलिए, विद दीज वर्ड्स हमारा ये आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि हम और किन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर चर्चा पे आपकी क्या राय है। प्लस सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। हम फिर नए विषयों के साथ जल्दी ही हाजिर होंगे। थैंक यू। नमस्कार।